प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जब पिछली बार हम और आप मिले थे तो हमने पाठ जंतुओं में अनुकूलन के बारे में बहुत सारी नई और रोचक जानकारियाँ एक दूसरे के साथ बांटी थी। अब इस पाठ को हमें आगे बढ़ाना है और कई सारी नई चीज़ों को हम आगे भी जानेंगे। तो पाठ में हम आगे कुछ नया जाने इससे पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पिछली बार जानी थी। पहला, वास स्थान, वो जगह जहाँ कोई जीव जंतु रहता है। तो या वो रहेगा आकाश में तो कहलाएगा नभचर, पानी में रहता है तो कहलाएगा जलचर, जमीन पे रहता है तो कहलाएगा थलचर, और अगर कभी वो जमीन पे दिखे और कभी वो जल में दिखे तो उसे हम कहते हैं उभयचर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने पिछली बार पढ़ी थी वो थी अनुकूलन। तो चलिए जल्दी से दोहरा ले। अनुकूलन क्या है? किसी भी जीव जंतु द्वारा अपने परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए जो भी परिवर्तन या बदलाव आते हैं या उसके द्वारा दिखाए जाते हैं वे सारे कहलाते हैं अनुकूलन। इसके उपरांत हमने पढ़ा था कि अनुकूलन के क्या कारण हैं। तो अनुकूलन के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला कारण है कि किस तरह से भोजन को प्राप्त किया जाए, इसलिए होता है अनुकूलन। दूसरा, वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए होता है अनुकूलन। तीसरा जो बहुत ज़रूरी कारण है कि कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाया जाए, इस कारण से भी कई बार अनुकूलन होता है, यानी प्रजनन के लिए। और अंतिम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिस वजह से एक अनुकूलन होता है कई प्राणियों में, वो क्या है कि शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जल्दी हमने पढ़ लिया सारे कारणों के बारे में। और चलिए अब जानते हैं नई रोचक जानकारियां। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना? तो पहली जानकारी जो मैं आज आपके साथ बांटूंगी वो है कि अनुकूलन कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुकूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वायवीय अनुकूलन दिखाया जाता है नभचरों द्वारा। फिर उसके बाद जलीय अनुकूलन दिखाया जाता है किनके द्वारा? जलचरों द्वारा। और अंतिम में हम पढ़ेंगे स्थलीय अनुकूलन जो दिखाया जाएगा थलचरों द्वारा जो जमीन पर रहते हैं। तो इन तीनों अनुकूलन में सबसे पहले शुरुआत की जाती है वायवीय अनुकूलन, यानी आकाश में बहुत दूर तक उड़ने वाले पक्षियों के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से विशिष्ट लक्षण उनके पास होते हैं जिस कारण वो आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं। इनको भी हम अब जानेंगे। इस चित्र में कितना सुंदर उड़ता हुआ एक तोता दिख रहा है ना आप सबको? तो आपका भी मन करता होगा कि आप भी आकाश में उड़ पाते, पर ऐसा हो पाता है क्या? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पक्षी आसानी से आकाश में उड़ पाते हैं। तो जैसा ये चित्र में आप देख रहे हैं पक्षी के आकार को कि आगे से दबा हुआ और पीछे से दबा हुआ, बीच में फूला हुआ, इस तरह के आकार को हम कहते हैं धारा रेखित आकार। जितने भी पक्षियों को आप देखेंगे अपने आसपास आकाश में उड़ते हुए, आप पाएंगे कि इन सब का शरीर की जो आकृति होती है वो होती है धारा रेखित। अब इससे क्या फायदा होगा? तो फायदा ये है कि जब ये आकाश में उड़ रहे होंगे तो ये हवा को आसानी से चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं इस आकार के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ नभचरों के बारे में, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। चलिए जवाब देंगे ना आप सब मिलके? तो बताइए कौन सा ऐसा भाग है शरीर का जो पक्षियों के पास होता है, हमारे पास नहीं है? और अगर हमारे पास होता तो हम भी उनके जैसे आकाश में आसानी से उड़ सकते? बता सकते हैं? आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, वो है उनके पंख। हमारे पास नहीं है पर पक्षियों के पास होते हैं और इसी वजह से वो आकाश में उड़ सकते हैं। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है किसका? नभचरों का पंखों का होना। अब पंख उनकी सहायता करते हैं आकाश में
उड़ने में। जब ये पंखों को पसार देते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाते हैं तो फिर ये आसानी से हवा को चीरते हुए आगे की तरफ आसमान में क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। तो बच्चों, इसके उपरांत जो आप यहाँ पक्षी देख रहे हैं जो जमीन पे उतर रहा है, आप देख रहे हैं पंख उसने फैलाए हुए थे तो उसके पास उसकी पूंछ भी है। तो ये पूंछ भी बड़े कमाल की होती है। जो ये पूंछ पक्षियों के पास होती है, जिसे हम अंग्रेजी में टेल कहते हैं, ये भी उनके लिए बहुत मददगार होती है। अब क्या मदद करती है? पहला कि ये जब पक्षी उड़ रहा होता है किसी एक दिशा में और अगर उसको अपनी दिशा बदलनी है तब जो उनकी ये पूंछ है सहायता प्रदान करती है दिशा को बदलने में। और अगर पक्षी को उड़ते हुए फिर जमीन पे उतरना है और जमीन पे उतरते समय भी ये जो उनकी पूंछ है उनकी बहुत सहायता करती है। तो पहला दिशा परिवर्तन के लिए और जमीन पे उतरने के लिए भी ये पक्षियों के लिए सहायक होती है उनकी पूंछ। दिख रही है ना आपको बड़ी सी पूंछ इस पक्षी की? तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी जरूरी चीज जो सभी पक्षियों के पास होती है या विशिष्ट लक्षण जो सभी पक्षी दिखाते हैं और इस कारण भी वो आसानी से आसमान में उड़ पाते हैं। ये है उनके शरीर का बहुत हल्का होना। जितने भी पक्षी आप देखते हैं या आपने देखे हैं, इन सारों का अगर आप भार देखें तो हमारे आपके हिसाब से बहुत ही क्या होता है, कम। अब भार जो होता है अक्सर हड्डियों की वजह से होता है। हम भारी हैं क्योंकि हमारी हड्डियां काफी मजबूत होती हैं। मजबूत तो किन की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की भी होती हैं। पर एक चीज होती है, इनकी हड्डियां हमारे और आपके जैसे ठोस नहीं होती हैं। इनकी हड्डियां होती हैं खोखली, उनके अंदर भरी होती है हवा। अब इस कारण इन पक्षियों की हड्डियों का भार जो है वो क्या हो जाता है, काफी कम। और इसी वजह से पक्षी भी बहुत क्या होते हैं, हल्के। हल्के होने के कारण आसानी से वो आसमान में उड़ सकते हैं। देख रहे हैं ना किस तरह से अपने शरीर को जमीन पर से उठा लेते हैं और मस्ती से आकाश में उड़ते रहते हैं। तो हमने कई सारी चीजें जानी नभचरों के बारे में जो इनकी सहायता करती हैं। पहला हमने जाना इनका धारा रेखित शरीर, उसके बाद इनके पंखों के बारे में, फिर इनकी पूंछ और अंतिम में हमने जाना इनकी खोखली हड्डियां। ये सारे विशिष्ट लक्षण हैं या खास लक्षण हैं जो दिखाए जाते हैं नभचरों द्वारा और ये एक अनुकूलन ही है उनके द्वारा। वायवीय अनुकूलन के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन के बारे में जो दिखाया जाता है जलचरों द्वारा। उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में, खास बातों के बारे में जो जुड़ी हैं जलचरों के साथ। तो चित्र में आपको एक बड़ी सी मछली दिख रही है। इसका आकार ध्यान से देखिए, वही धारा रेखित आकार जो पक्षियों में पाया जाता है, आगे से दबा हुआ, पीछे से दबा हुआ और बीच में फूला हुआ। अब ये आकार सहायता करता है पानी को चीरते हुए उसमें आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो है मछलियों के पास तरह तरह के पंखों का होना, रंग बिरंगे पंख। ये उनकी सहायता प्रदान करते हैं आसानी से पानी में तैरने के लिए। जैसे आपने देखा ना बेटा, नाव को चलाना हो तो पतवार की आवश्यकता होती है, इसी तरह मछलियों के पास होते हैं उनके पंख। जब इनको वो जोरों से हिलाती है तो ये पतवार की तरह काम करते हैं और मछली के शरीर को आगे की तरफ बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। एक और चीज जो मछलियों के साथ जुड़ी है वो है इनके पूंछ। पूंछ भी बड़ी खास है, इसका भी बहुत बड़ा काम है दिशा परिवर्तन। यानी अगर मछली सीधी चल रही है और शिकार किसी दूसरी दिशा में है तो मुड़ने में बहुत सहायक होते हैं उसके ये पूंछ। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और रोचक जानकारी जो जुड़ी है इन मछलियों के साथ। अब जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं एक मछली बनी है और नीचे कुछ आकृतियां दिख रही हैं। बच्चों ये है उनके गलफड़े, बहुत काम के होते हैं। हमारे पास नहीं है इसीलिए हम पानी में सांस नहीं ले पाते हैं और मछलियों के पास होते हैं इसलिए वो आसानी से पानी में सांस ले पाती हैं। बेटा अब जो आप एक वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं एक मछली जो बार बार मुंह खोल रही है।
इसी तरह जब मछली पानी में मुंह खोलती है तो बहुत सारा पानी उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और गलफड़ों के रास्ते ये पानी बाहर आता है। अब इस पानी में ढेर सारी घुली हुई ऑक्सीजन होती है। जब वो मुंह के रास्ते जाती है और गलफड़ों से बाहर निकलती है, इस बीच जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो गलफड़ों द्वारा सोख ली जाती है और आसानी से मछली क्या कर पाती है, सांस ले पाती है पानी में। तो गलफड़े एक बहुत बड़ा विशिष्ट लक्षण है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, मछलियों के साथ। अब एक और जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि कई सारे ऐसे जीव हैं जो जल में दिखते हैं, जैसे मेढक है या बतख को आपने तैरते देखा होगा। इनके अगर आप पैरों को देखें तो इनके जो पैरों की उंगलियों जैसी संरचना होती है उसके बीच झिल्ली होती है। इस तरह के पैरों को हम, या जो झिल्ली है, इसको हम कहते हैं पाद जाल, जो बहुत सहायता प्रदान करती है जितने भी जलीय जीव हैं उनको आसानी से पानी में तैरने के लिए। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आपने जलीय अनुकूलन को पढ़ा। अब बारी आती है स्थलीय अनुकूलन की, यानी ऐसे प्राणी जो रहते हैं जमीन पर, थलचर। तो अगर जमीन पे रहने की बात की जाए तो हम देखते हैं कि 3 तरह के क्षेत्र होते हैं स्थलीय क्षेत्र। एक वो जहाँ रेत ही रेत होती है, जिसे हम कहते हैं मरुस्थल, पानी बहुत कम बरसता है। फिर दूसरी तरफ होते हैं मैदानी क्षेत्र और जंगल, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और तीसरी जगह जो आपको स्थल पे मिलेगी वो है पहाड़ी जगह, यानी पहाड़ जहाँ पे हो, जहाँ बर्फ पड़ती है और जहाँ बहुत ठंड हो। तो इन तीनों क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे कि यहाँ के जीव जंतु अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं अपने वातावरण में आसानी से ढलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम जानेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में, यानी ऐसे जीव जो अपने आप को मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। तो जो चित्र आपको देख रहा है ये मरुस्थल का दृश्य है, जहाँ पे रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं और जो जानवर यहाँ पे चल रहा है इसको आप पहचानते हैं ना बच्चों? हाँ, ये है रेगिस्तान का जहाज, जिसे हम कहते हैं ऊंट। ऊंट में बहुत सारी ऐसी चीजें या ऐसी खासियत, विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके कारण ये रेगिस्तान में आसानी से रह पाता है। तो चलिए जाने बारी बारी से ये कौन कौन से विशिष्ट लक्षण है। सबसे पहले ऊंट के पीठ पे आप देखते हैं ऊंची सी कुबड़। इस कुबड़ के अंदर वसा जो होती है जमा रहती है और कई दिन भी अगर भोजन ना मिले ऊंट को तो यहाँ से जो है वसा जो जमी हुई है, जो चर्बी यहाँ जमी हुई है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बिना खाए पिए भी ऊंट कई दिनों तक रह सकता है। इसी तरह ऊंट का जो अमाशय यानी पेट होता है उसमें विशिष्ट प्रकार की थैलियां होती हैं कि जब उसको पानी मिले तो वो ढेर सारा पानी पी ले और यहाँ उसका सारा पानी संचित हो जाता है। और अगर उसको आने वाले समय में लंबे समय तक पानी ना भी मिले तो इस पानी से उसका काम आसानी से चल सकता है। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी और खास है ऊंट के बारे में, वो है इसके पाँव। इतने लंबे लंबे पाँव जो होते हैं इसके, और नीचे अगर इसके जो आप पैरों में देखें तो वो गद्दीदार भी होते हैं। यानी जो ये गद्दीदार लंबे पाँव हैं इसको सहायता देते हैं कि गर्म भूमि जो मरुस्थल की है उसमें भी ये आसानी से क्या कर सके, चल सके। तो ये सारी बातें जो हमने ऊंट के बारे में जानी, ये उसको अनुकूलित करती हैं कि वो मरुस्थल के वातावरण में भी आसानी से अपने आप को रख सके। मरुस्थलीय अनुकूलन के बाद अब हम जानेंगे पर्वतीय अनुकूलन, यानी वे जीव जंतु जो पर्वतों पे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है, वे किस प्रकार अपने शरीर को अनुकूलित करते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों आपको दिख रहा है एक पहाड़ी भालू, पोलर बियर और ऐसे कई अनेक जीव हैं जैसे याक, भेड़, ये सारे पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। इन सभी के शरीर जो होते हैं कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाते हैं। जैसे पहला, इनके शरीर पे बहुत लंबे लंबे घने
बाल होते हैं जो इनको ठंड से बचाते हैं। इसके बाद जो इनके शरीर की त्वचा है उसके नीचे मोटी सी वसा की परत होती है कि अगर उनको काफ़ी समय तक भोजन ना भी मिले तो उससे उनको ऊर्जा मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। इसके बाद एक और तरह का अनुकूलन जो इनके द्वारा दिखाया जाता है वो है इनके व्यवहार में परिवर्तन। भालू यानी पोलर बियर जो पर्वतों पे रहते हैं, जब बहुत ही ठंड पड़ती है, प्रतिकूल समय होता है, तो ये बहुत लंबी नींद लेते हैं, यानी साल के 6 महीनों तक ये सो करके बिताते हैं। जब ये सोते हैं तो इनके शरीर की कम से कम ऊर्जा खर्च होती है और जो ढेर सारा भोजन इन्होंने गर्मियों के मौसम में खाया होता है उससे जो वसा जमी होती है इनके त्वचा के नीचे, उसी से इनको ऊर्जा मिलती रहती है और इनका काम सोने के समय तक चलता रहता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये है किसके उदाहरण? पर्वतीय अनुकूलन के। यानी जो जीव जंतु पर्वतों पे रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपने शरीर को वहाँ के हिसाब से बदलते हैं। और पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए पाठ के अंतिम छोर में, जहां हम पढ़ेंगे स्थलीय अनुकूलन का तीसरा प्रकार, यानी जंगलों में और मैदानी क्षेत्रों के जीव जंतुओं द्वारा अनुकूलन किस तरह दिखाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शेर, चीता जो एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है। इसका रंग मटमैला होता है कि झाड़ियों के भूरे रंग में ये आसानी से छिप सके। आंखें बिल्कुल चेहरे के सामने कि दूर तक ये अपने शिकार को आसानी से देख सके। चीता, शेर, इन सब के मुंह में जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले और पैने होते हैं। इसी के साथ जो इनके पाँव के नख होते हैं बहुत ही लंबे और नुकीले होते हैं कि जहां इनको शिकार दिखे ये आसानी से उस पे लपक ले और उसको दबोच लें और आसानी से खा भी पाएं। इसी तरह जो हिरन है ये भी अनुकूलन दिखाता है। आप देखते हैं कि हिरन जो होता है उस घास खाता है या जो पेड़ के तने होते हैं कठोर कठोर उनको भी खा सकता है। इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये बहुत तेजी से भाग सकता है। तेजी से भागने के कारण अक्सर जब कोई शिकारी आता है तो ये उससे दौड़ करके भाग करके बच पाता है। जो हिरन की आंखें होती हैं उसके सर के अगल बगल होती हैं, इससे वो दोनों दिशाओं में आसानी से देख करके शिकारी से दूर भाग सकता है। इसके कान भी बहुत बड़े होते हैं कि अगर दूर से ही कोई खतरे की आवाज सुनाई दे तो ये उससे बच सके। तो ये सारे अनुकूलन जो हैं मैदान में रहने वाले जीव या जंगल में रहने वाले जीवों द्वारा दिखाए जाते हैं। तो अब हम आ गए इस पाठ के अंत में। हमने बहुत सारी जानकारियां इस पाठ में एक दूसरे के साथ बांटी और बच्चों इस वीडियो को ध्यान से आप 1-2 बार और देखेंगे तो हर एक जानकारी जो मैंने देने का प्रयास किया है वो एकदम पक्की हो जाएगी आपके साथ। अब एक अनुकूलन गीत हम सब मिल करके गाएंगे और दोहराएंगे इस पाठ को। अब बच्चों एक प्यारा सा गीत इस अनुकूलन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मेरे साथ गाइए। ऊंट का ऊपर, हाथी की सूंड, तेंदुआ एकल, हिरन का झुंड, मछली जल में तैरती जाए, कमल की पत्ती डूब न पाए, कभी शरीर में आता अंतर, कभी व्यवहार बदल जाता। अनुकूलन तो इस धरती पे जीवन को है सफल बनाता, जीवन को है सफल बनाता। अगर इस कविता को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो अनुकूलन को समझने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। इस तरह के चार्ट से भी हम अनुकूलन को अच्छे से समझ सकते हैं और अगली कक्षा में मैं इसको आपको बनाना और इसको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से ये आपके महत्व में मतलब आपके लिए सहायक होगा। आगे चलिए, ये पाठ हमने पढ़ लिया ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जान गए हैं। जैसे क्या है, अनुकूलन का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, जान गए ना बच्चों। अब वास स्थान के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण जलचर है कि स्थलचर है कि नभचर है कि उभयचर है ना, जान गए ना। अब शरीर में परिवर्तन हो या व्यवहार में परिवर्तन हो तो भी आप ये जान गए इन दोनों में क्या अंतर है, जान गए ना बेटा। अब क्या महत्व है अनुकूलन का हमारे जीवन में,
और पूरे जग के लिए ये भी आप जान चुके हैं। और बच्चों फ्लो चार्ट जो आपने इससे पहले देखा वो भी बनाना हम अगली कक्षा